नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज़ आती तो ही सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल सी हो रही थी, जिससे शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं। और उसी शमशान के पीपल के पेड़ के नीचे ही 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टार्च जला हुआ था और उसने एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टार्च की रोशनी में वह थैली में देखता है। थैली से कुछ सामग्री निकालकर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, आटा, कोयला, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र उतार कर और नग्नावस्था में आ गया। फिर उसने गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वह उस घेरे के अंदर पलथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज बंद हो गई थी। हालांकि बीच बीच में मुर्गे की आवाज आती। पेड़ के ऊपर जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वह यहाँ आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे हुए इत्र को उसने अपने बदन पर मल लिया और उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया। फिर धूप का उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को पेड़ से बांध दिया और फिर से वह छा गई। वही खामोशी। वह भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वह साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से वह हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वह शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। यह साधना सुबह के 3 बजे तक चलती है। फिर वह वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, सबका सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वह साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। भूत से तो वह बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते हैं। वह साधना तो करता, लेकिन दर्द से वह बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थीं। अगले रोज वह साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि किसी ने उसे हवा में उठाकर नीचे फेंक दिया। उसने चारों ओर देखा और बोला, कौन है? और इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3-4 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वह किसी तरह सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेंसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण ही उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और वही एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और अब वह जमीन पर जमा खून पर भिनभिना रही थी। ऐसा देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन यह क्या। इसके बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है, ना ही उसके शरीर से खून निकल रहा है। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है और उसे स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धारा फूट पड़ी है और उसकी चादर उसके खून से बह गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वह जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखने लगती हैं। लगातार घट रही घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वह उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन उसे ऐसा लगता था कि जब वह मंत्र जाप कर रहा होता है तो कई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वह क्या बातें करती हैं उसकी समझ में नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे यह समझ में नहीं आता कि मंत्र जाप के समय कोई औरत नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही थी, यह सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा। आज से तुझे पता नहीं तो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही हैं तो कभी चूड़ियों की। इसी बीच उसे यह भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोंच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत चिमनी में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वह कस लगाता, फिर वह कहीं खो जाता। फिर वह मन में कहता, सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे। लेकिन फिर भी यह अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसे लगता है कि जेबें भरी हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली, कुछ वैसा ही हूं जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। अब सब कुछ उसके दिमाग में फ्लैशबैक में चालू होता है। कुछ दिनों पहले की बात है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर सूर्यकांत की नजर गई। उस किताब के फ्रंट पेज पर बनी तस्वीर ने जैसे उसके ऊपर जादू कर दिया। वह बिल्कुल सम्मोहित सा होकर वह किताब पढ़ने लगा। 10 बजे दिन से पढ़ने का शुरू हुआ सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। सूर्यकांत उस किताब में लिखी एक लाइन को जैसे तैसे पलटा जा रहा था। उस किताब के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। रात के 9 बज गए थे, इसलिए 2-3 और लोग ही उस समय लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरियन बाहर लाइब्रेरी की टिक टिक करती बड़ी सी पुरानी घड़ी को देख रहा था। उसका बस चलता तो वह खुद घड़ी के कांटों को अपने हाथों से बढ़ाकर 9:30 बजा देता
क्योंकि 9:30 बजे लाइब्रेरी के बंद होने का समय होता है। लाइब्रेरियन का घर यहाँ से बहुत दूर था और वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सूर्यकांत किताब में खोया हुआ था, तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन की ओर देखा तो उसमें लिखा आ रहा था, नागपाल गोली। वह फोन की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि फोन उठाए या न उठाए। इतनी देर में लाइब्रेरी में जो भी लोग बैठे थे सभी उसकी ओर घूरने लगे। लाइब्रेरियन का मूड तो पहले से ही खराब था और उसने भी सूर्यकांत की ओर गुस्से से देखा और इशारे इशारे में उसने लाइब्रेरी के उस बोर्ड की तरफ उसे देखने को कहा जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी में मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड में। सूर्यकांत ने आंखों ही आंखों में उसे सारे कहा और फोन लेकर लाइब्रेरी के बाहर आ गया। फोन रिसीव करते ही नागपाल ने सूर्यकांत को हड़काते हुए कहा, अबे फोन कॉल उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो लाइब्रेरी में था भाई। भाई गया तेल लेने। यह बता पैसे कब दे रहा है? थोड़ी मोहलत और दे दो भाई, जल्दी पूरे पैसे चुका दूंगा। मोहलत मोहलत सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पैसे ब्याज पर लेकर अयासी कर ली। अब पिछले 3 महीने से मोहलत मोहलत कर रहा है तू। कान खोलकर सुन ले, अगर मैं पैसे देना जानता हूं तो हलक में हाथ देकर पैसे निकालना भी मुझे आता है। थोड़ा समय और दे दो भाई, आपको ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। सूर्यकांत फोन पर गिड़गिड़ाने लगा। नागपाल ने 1 महीने का और समय दे दिया, लेकिन साथ ही साथ यह धमकी भी दी कि 1 महीने बाद अगर उसके पैसे उसके वापस नहीं लौटा है तो उसके ऊपर वह तेजाब डाल देगा। नागपाल की क्रूरता के बारे में सूर्यकांत को बिल्कुल पता नहीं था। पिछले 3 महीने से वह अजीब सी मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रहा था। एक पल तो उसका मन करता कि कहीं वह भाग जाए, लेकिन नताशा को छोड़कर वह कैसे भाग सकता था? नताशा सूर्यकांत की गर्लफ्रेंड थी और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। यह बात नागपाल जानता था, इसलिए उसके आदमी नताशा पर हमेशा नजर बनाकर रखे हुए थे। सूर्यकांत शहर के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करता था। हर दिन सैकड़ों अमीर लोग उस होटल में आते और अपना समय बिताते। वह अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल से बहुत प्रभावित था और उनकी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए थे। वह भी उनकी तरह ही अमीर होना चाहता था। 6 महीने पहले अमीर बनने की उसकी यह चाहत उसे शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डे तक ले आई। उस दिन सूर्यकांत का शायद भाग्य भी प्रबल था। तभी तो जुए के अड्डे पर कार्ड की सारी पत्तियां उसके फेवर में आ रही थी। जेब में लाए पैसे से 4 गुना कमाई करके वो अपने घर लौटा। उन पैसों से पहली बार उसने नताशा को एक महंगा गिफ्ट खरीद कर दिया। गोल्ड, इतना महंगा नेकलेस तुमसे महंगा नहीं जान। तुम्हारी इसी अदा पर जान देने का मन करता है। आई लव यू सूर्यकांत। कमाई का यह शॉर्टकट उसे बेहद पसंद आया। हर हफ्ते वो जुए के उस अड्डे पर जाने लगा। उन दिनों उसकी किस्मत उसके साथ थी, इसलिए उसने 1 रुपए भी नहीं गंवाए और लगातार हो रही इन्हीं जीतों ने उसका मनोबल बढ़ा दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उसने नताशा को कभी यह नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। उसने सिर्फ यह बोला कि वह कोई बिजनेस कर रहा है। उसे एक तरह से घमंड हो गया था कि ताश के पत्ते तो उसके गुलाम है। वह हर बाजी जीतेगा, लेकिन हर बार जुए में जीतना संभव तो नहीं था। एक बार हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। तब उसने उधार लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़े पैसे उधार लिए, धीरे धीरे ये रकम 5 लाख पहुंच गई और उसी रकम की उगाही के लिए नागपाल उसे बार बार धमकी दे रहा था। नागपाल से बात कर सूर्यकांत लाइब्रेरी के अंदर गया। उसके माथे पर अब भी पसीना चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक संतोष भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वह जिस किताब में डूबा हुआ था उसे लग रहा था कि वो किताब उसकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। उसने वो किताब इशू करवा ली तो उसने उस किताब का अध्ययन किया और उसने तय किया कि उस किताब में लिखी साधना करेगा या चीनी साधना करेगा।
और अपनी सारी मुसीबत से न सिर्फ पीछा छुड़ाएगा बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी बन जाएगा। सूर्यकांत के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला सूर्यकांत आज महंगी गाड़ियों में घूमने लगा था। बड़े से बड़े बंगले में वह रहने लगा था। एक बड़ी सी फैक्ट्री का वो मालिक भी था। अब जो चीज उसे पसंद आ जाती वह उसकी हो जाती। बड़ी बड़ी पार्टियों में ज्यादा महंगी से महंगी शराब पीता। हालांकि इन पार्टियों में कोई औरत अगर सूर्यकांत के करीब आने की कोशिश करती तो वह औरत कुछ पलों बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत को यह सब बहुत अजीब तो लगता। फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती है। यह उसकी साधना का ही 41वां दिन था जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसके आने से वहां पर इतनी रोशनी हो गई कि सूर्यकांत की आंखें चौधिया गई। हालांकि उसने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। यक्षिणी ने उससे कहा, सूर्यकांत, मैं आ गई हूं, अपनी साधना समाप्त करो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी उस औरत को वह देखता ही रह गया। इतनी सुंदर औरत ना तो उसने कहीं देखी थी और ना ही किसी से ऐसी औरत के बारे में सुना था। सूर्यकांत, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। तुम्हें मुझे बिना विवाह किए अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे हर वह सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस और शराब का सेवन भी करना होगा। बदले में संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दूंगी। और हाँ, आज के बाद किसी और औरत को सपने में भी पास नहीं आने देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षिणी उसे क्या कह रही है। वह तो बस उसे घूर रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सूर्यकांत की दुनिया बदल गई थी। यक्षिणी उसके मन मुताबिक खुशी उसे दे रही थी। बदले में सूर्यकांत को भी यक्षिणी के साथ हर वो चीज करनी होती जो वो चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत है कि जब उसके पास ये चीज नहीं होती है तो वह उसके लिए परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके पास वो चीज आती है तो वह फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सूर्यकांत के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो अकेला था। वह चाहता था कि वह अपना घर बसाए। अब यक्षिणी के साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता था। वह पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती थी। 7-8 महीने उसे अय्यासी भरा जीवन और यक्षिणी का साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह बोर हो गया था इन सब से। उसे अचानक नताशा की याद आने लगी। हालांकि बीच में नताशा उससे मिलने आई थी, लेकिन वह उस समय खुद में ही इतना डूबा हुआ था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। नताशा को लगा कि पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल चुका है, लेकिन अब नताशा के बिना वह रहने वाला नहीं था। उसके आगे उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। नताशा के नरम हाथ जब उसके गालों को सहलाते थे तो वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाता था और उसके साथ चाय की टपरी पर बैठना, बाइक पर फुल स्पीड में घूमना, सड़क किनारे खड़े होकर दोनों का गोलगप्पा खाना और सारी दुनिया भूल जाना उसे पुरानी यादें परेशान करने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे प्यार करने की इच्छा जताई। लेकिन सूर्यकांत का मन यक्षिणी से पूरी तरह भर गया था। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। सूर्यकांत यह भूल गया था कि यक्षिणी उसके द्वार पर खुद नहीं आई थी, उसने उसे बुलाया था। वह इस किताब में लिखी यह बात भी भूल गया था कि यक्षिणी को सिद्ध तो किया जा सकता है लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। सूर्यकांत घर से निकलने ही वाला था कि मोबाइल की घंटी बजी। किसी ने उसे बताया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। सूर्यकांत भागा भागा अपनी फैक्ट्री की ओर गया, लेकिन वहां तो वह सिर्फ राख बची थी। उसे समझ में आ गया कि हो या ना हो, यह सब यक्षिणी को किए इनकार का परिणाम है। लेकिन अब उसे फैक्ट्री का मोह नहीं था, बस उसे नताशा चाहिए थी। वो नताशा के घर पहुंचा।
बहुत देर तक उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर लटकी ताले पर गई, पर यहाँ तो ताला लटका है। लगता है नताशा कहीं बाहर गई है। वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। वह कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई हैं और उसकी गर्दन को हार लगी हुई है। उसकी जीभ बाहर की ओर है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं, कौन नहीं चाहता है कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हो। लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी।